हेलो प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज फिर से लेकर के उपस्थित हुआ हूं एसएसटी का फुल सिलेबस। यानी कि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पूरे फ्यूचर में कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जिसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि एसएसटी में आप सभी लोग जो ना, यानी कि सोशल साइंस में आप सभी लोग खूब अलग अलग विषयों को पढ़ते हैं। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपके कई कंपटीशन एग्जाम में खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो आज हम लेकर के आए हुए हैं फिर से क्लास 10th के लिए जो है, फिर से आज लेकर के आए हुए हैं सोशल साइंस का। यहाँ पे बिल्कुल भी न्यू सिलेबस है और ये सिलेबस में आप लोगों को हम बताएंगे आपको फुल सिलेबस। ठीक है, कि फुल सिलेबस में आप लोगों को जो है किस प्रकार से एग्जाम की तैयारी करनी है एसएसटी में, और एसएसटी का एग्जाम किस प्रकार से आपको देना है 2027 में। ठीक है, तो आइए बिना देरी की हम यहाँ पे इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि आगाज हो चुका है फिर से उसी अंदाज में सोशल साइंस का, जिस प्रकार से 2026 में आप सभी को एक एक पॉइंट्स को मैंने बताया था। ठीक है, आइए उससे भी बेहतर तरीका से इस साल मैं पढ़ाने वाला हूं आप सभी को सोशल साइंस। और सोशल साइंस जो है पिछला बार जो है रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से पढ़ाए थे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस साल जो है ना, हम आप लोगों को पूरा का पूरा लाइव में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चे, जो भी लाइव में हो पाएगा उसको तो करबे करेंगे, साथ ही साथ जो मतलब कहीं कुछ काम वगैरह कुछ फंस गया तो हम क्या करेंगे कि वीडियो बना करके आप लोग को दे देंगे। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब एसएसटी पढ़ना हुआ आसान। ठीक है, इसलिए आप लोग आसान तरीका से बिल्कुल भी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए ये एसएसटी पढ़ सकते हैं इसी चैनल से। ठीक है, और ये जो है इस चैनल के बाद आप लोगों को संस्कृत का सिलेबस बताने वाला हूं। ठीक है, और संस्कृत का सिलेबस बताने के बाद में मेरे प्यारे बच्चे सारे विषयों को हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल भी शताब्दी एक्सप्रेस के जैसे। तो आइए मेरे बच्चे, आज का मोटिवेशन है आप सभी के लिए, ज्यादा सोचना बंद कीजिए। और यानी कि ज्यादा सोचना बंद कीजिए। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, हम कहां से पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। ठीक है, आपके जो भी सिलेबस में चीजों को दिया गया है उसी चीज को केवल आपको पढ़ना है। थोड़ा सा एडवांस जा सकते हैं, एडवांस लेवल तक जा सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है, जितना एडवांस जाना है उतना मैं बताऊंगा आपको, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और कह रहा है यहाँ पे, और उस दुनिया से बाहर आए, उस दुनिया से बाहर आए जो हकीकत में है ही नहीं। उस दुनिया से हमको बाहर निकलना है जो हकीकत में नहीं है। जैसे आप लोग जो है गलत संगत का प्रभाव आप लोगों पे हमेशा पड़ते रहता है। गलत संगत के कारण आप लोग अपनी पढ़ाई को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, अपनी पढ़ाई को क्षतिग्रस्त करते रहते हैं। जो हकीकत नहीं है वह एक काल्पनिक काल्पनिक जो है टाइम है। उस काल्पनिक टाइम में जो है आप पूरा अपना सोने की तरह टाइम को गंवा देते हैं। उस टाइम से, उस माहौल से आपको बाहर आना है जो हकीकत में होना चाहिए। ठीक है, यानी हकीकत में जो भी है बच्चे मेरे, आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हम लोग सोशल साइंस के सिलेबस को यहाँ पे समझेंगे। 2026 में बता रहे हैं, जिसका एग्जाम आपको 27 में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है क्या, सोशल साइंस। और यहाँ पे 4 बुक आपको पढ़ना है। पहला, इतिहास की दुनिया, सभी का लोगो मैंने लगा दिया है, जिसको आप लोग को खरीदना है। और सेम यही लोगों को देख करके आप लोग अपने बुक को खरीदिएगा, नहीं तो ऐसे में बहुत सारा बुक मिलता है। एसएससी का बुक हो जाता है आपको, एसएसटी आपको जो है एनसीईआरटी का होता है, वो एससीईआरटी का भी होता है। ठीक है, तो उससे आप लोग डुप्लीकेट बुक से बचेंगे। और ये वाला बुक जो कि इतिहास की दुनिया लिखा होगा। ठीक है, दूसरा बुक आप लोग ये खरीदेंगे जिसपे लिखा होगा भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, उसके बाद आप लोग का बुक ये वाला होने वाला है जिसपे लिखा होगा लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 होगा ये। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था। अगर ये सब लिखा हुआ मिले, इस कलर का मिले, इस प्रकार से अगर बुक मिलता है तो ही आप बुक को लेंगे, तब भी आप बुक को परचेज करेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान 100 अंक का हम लोग एग्जाम देते हैं।
सामाजिक विज्ञान में जो है कि किस प्रकार से हम लोग 100 अंक का एग्जाम देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक तो लिखित तरह से हम लोग एग्जाम देते हैं और दूसरा तरीका आपको होता है प्रायोगिक, जिसको बच्चे प्रैक्टिकल कहते हैं अंग्रेजी में। और यहाँ पे रिटेन होता है। लिखित रूप में कितना 80 अंक का हम लोग परीक्षा देते हैं, यानी कि एग्जाम में आप लोग का 80 नंबर का पूछा जाता है। जब एग्जाम हॉल में आप लोग बैठते हैं ना, उसमें 80 मार्क्स के पूछे जाते हैं, सोशल साइंस और साइंस भी, ठीक है। और यहाँ पे देखे बच्चे, तो प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षा आपके विद्यालय से नंबर मिलते हैं, 20 अंक के पूछे जाते हैं। और कुछ कुछ मौखिक लोग सवाल पूछ लेते हैं, शिक्षक लोग। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे 200 से लेकर के होता है ना, ये कि 200 से लेकर के, अरे मक्खी कहीं बैठिएगा, चलिए, यहाँ पे क्या होता है कि 200 से लेकर के 300 के बीच में कुछ रुपए देने होते हैं, जिससे शिक्षकों को एक लालच की तरह होता है कि अगर बच्चे दे देते हैं तो उनको 20 में जो है हम 19 नंबर या फिर 18 नंबर तक मार्क्स दे देंगे, ठीक है। तो इससे जो है आप लोग जो है इस पैसे को दे करके भी क्यों ना लेना हो, ये मार्क्स आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। इससे आप लोग जो है ना, थोड़ा सा भी खिलवाड़ आपको नहीं करना है कि 19 या 20 हमको मिलता है तो उसको आप लोग अवश्य ले ही लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि लिखित और प्रायोगिक दो तरह से मिला करके आपके 100 मार्क्स के सवाल को जो है ना लेना होता है। आगे देखते हैं बच्चे, यहाँ पे कर रहा है कि सामाजिक विज्ञान, ठीक है। सामाजिक विज्ञान जो है 80 अंक, जिसका एग्जाम आप लोग एग्जाम हॉल में देंगे, उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको आप लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। और ये 40 अंक का होता है। कितना अंक का होता है जी? 40 अंक का बनाना होता है। ये होता तो है 80 अंक का, लेकिन 80 में 40 आपको बनाना पड़ता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की, तो ये इसे अब कहते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्टिव। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। और ये भी 40 मार्क्स के आपको बनाना होता है, लेकिन 80 मार्क्स के जो है पूछे जाते हैं और 80 से आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना पड़ता है बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं मेरे बच्चे यहाँ पे कि सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो 80 अंक सामाजिक विज्ञान जो कि 80 अंक के पूछे जाते हैं, उसमें सबसे पहला होता है बाबू मेरे इतिहास, ठीक है। जिसमें कई पुरानी चीजों के बारे में बताया गया रहता है, कई ईस्वी के बारे में, कई डेट्स होते हैं, उसमें कई दिनांक होते हैं, जो महत्वपूर्ण दिनांक होते हैं उसके बारे में आप लोगों को इतिहास में पढ़ना होता है, ठीक है। जो कि 20 अंक के एग्जाम में अंक आते हैं आपके केवल इतिहास से, ठीक है। उसके बाद भूगोल का अगर बात की जाए तो भूगोल से भी 20 नंबर, यानी दोनों का हिस्सेदारी क्या होता है कि बराबर ही होता है, ठीक है। उसके बाद है राजनीतिक शास्त्र, जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, ठीक है। इससे 17 अंक के आपके एग्जाम में सवाल आते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से भी 17 अंक के सवाल आते हैं। इन दोनों का भी बराबरी का हिस्सा एग्जाम में होता है, ठीक है। उसके बाद एक बच गया यहाँ पे आपदा प्रबंधन, आफत विपत, है ना। यानी कि जो भी आपके ऊपर आपत्ति आती है आपके दैनिक जीवन में, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, भूकंप हो, आंधी हो, तूफान हो, ये सभी को हम क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। और इसमें इन्हीं सभी के बारे में क्या करना है कि पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, इसलिए तो इससे 6 अंक के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है ना आपके विषय है, 5 विषयों का अध्ययन करना है आपको, और बिल्कुल भी अच्छे तरीका से अध्ययन करना है और एग्जाम देना है आपको, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो हिस्ट्री में मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले चैप्टर है एक समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद, ये तो दूसरा चैप्टर है। अच्छा सॉरी, एक यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। पहला यहाँ पे चैप्टर है क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद ये पहला चैप्टर है। दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा है आपको हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। इसके अगला जो है चैप्टर है आपको चौथा नंबर, भारत में राष्ट्रवाद। जिस प्रकार से आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद जो पहला चैप्टर था। उसके बाद यहाँ पे दूसरा था क्या? समाजवाद एवं साम्यवाद। उसके बाद है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ पे चैप्टर आएंगे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को अगर रखते हैं तो उसी भावना को हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्र का मतलब यहाँ पे हो रहा है क्या, देश होता है। क्या होता है, देश होता है। और वाद का मतलब अगर देखा जाए तो प्रेम होता है। ठीक है, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, उसके बाद है अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था अपने धन दौलत आजीविका, जिसको खा करके पी करके अपने जीवन को चलाया जाता है उसे आजीविका कहते हैं। इसी के बारे में हमको 5वां नंबर चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण का मतलब होता है शहर में वृद्धि, नगरों में वृद्धि। ठीक है, और शहरी जीवन के बारे में भी पढ़ना होता है। उसके बाद है व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण यानी कि हमारे भूमि में किस प्रकार से वृद्धि होता है और कुछ भूमि के बारे में पढ़ना होता है इसमें, और फिर क्या करना है, कुछ व्यापार के बारे में भी पढ़ना होता है। उसके बाद है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद यानी प्रेस का मतलब होता है जो समाचार जो छापे जाते हैं उसको हम लोग प्रेस कहते हैं। और यहाँ के संस्कृति के बारे में पढ़ना है, रहन स्वभाव के बारे में पढ़ना है, रहन सहन के बारे में पढ़ना है, और राष्ट्रवाद अपनी देश के प्रति प्रेम की भावना को भी इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री का इस प्रकार से क्या होता है कि सारा खेला समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसमें, जियोग्राफी यानी कि भूगोल में। ठीक है, तो भूगोल में भी कोई ज्यादा चैप्टर नहीं है। ये कहते हैं ना, देखन में छोटन लागे चोट करे गंभीर। केवल इसमें 6 ही चैप्टर है, लेकिन जो भी चैप्टर है पूरा दमदार चैप्टर है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन इससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे पहले भारत संसाधन एवं उपयोग को पढ़ना है। संसाधन किसे कहते हैं, अपने दैनिक जीवन में अपने दिनचर्या को चलाने के लिए जिस भी चीज को अपना साधन बना ले वही संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भारत संसाधन एवं उपयोग, और उस संसाधन का हम उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में भी इसमें पढ़ना है बाबू। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट है कृषि यानी कृषि, एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, यानी अपने पूरे कृषि के बारे में पढ़ना है ना। धान, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सभी के बारे में हमें कृषि में ही पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे है निर्माण उद्योग। ठीक है, निर्माण उद्योग, उद्योग का मतलब तो कल कारखाना होता है, और इसका निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगला है परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन का मतलब होता है कि चीजों को, चाहे कोई भी फैक्ट्री में क्यों ना हो, हम खनिजों को एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचाते हैं उसको कहते हैं परिवहन। संचार का मतलब उसका फैलाव चारों तरफ, कहीं से खनिज निकला और उस खनिज, जैसे झारखंड में कोयला सबसे ज्यादा निकलता है और वहां से पूरा संचरित हो जाता है पूरा भारत में। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं उसको संचार एवं व्यापार के बारे में तो समझिए रहे हैं। व्यापार एक सामान को बेचना, किसी सामान को बेचना। उसके बाद है बिहार कृषि एवं संसाधन। बिहार की कृषि और साधन संसाधन के बारे में इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, छठा है मानचित्र अध्ययन, यानी कुछ मैप वगैरह के बारे में इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, ये जो है आपका हो गया पूरा का पूरा जियोग्राफी। इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है बाबू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला ये जो है पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र जिसको कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है हम सभी का सरकार में जो हिस्सेदारी होता है। लोकतंत्र मतलब यहाँ पे हो गया सरकार। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी यानी हमारे भी कुछ वैल्यू होते हैं, लोकतंत्र में हमारे भी कुछ अधिकार होते हैं, यानी हमारी भी हिस्सेदारी होती है, इसीलिए हम उसे कहते हैं साझेदारी। हिस्सेदारी मतलब साझेदारी, यानी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, अगला है सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली। सत्ता की जो साझेदारी होती है, सरकार में हमारी भी कुछ हिस्सेदारी होती है, उसकी कुछ कार्य प्रणाली के बारे में हमें क्या करना है कि इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, अगला है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में जैसे सभी लोग मिलकर के जो है एक हम लोग लोकतंत्र बनाते हैं, और उसमें रहने के लिए, अपने जीवनोपार्जन करने के लिए, अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा, यानी बहुत से कामों को करना पड़ता है और उसमें बहुत सारा संघर्ष भी हमें करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद लोकतंत्र की उपलब्धियां।
लोकतंत्र की आखिर हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या भूमिका है। तो यहाँ पे भूमिका को एक तरह से उपलब्धियां कहा गया है, ठीक है। उसके बारे में हमें चौथा नंबर चैप्टर में पढ़ना है, जो कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, ठीक है। पांचवा नंबर इसमें चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौतियां यानी लोकतंत्र पर कुछ कुछ चैलेंजेस भी आते रहते हैं, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। इस प्रकार से ये जो है 5 चैप्टर जो है हमारे पॉलिटिकल साइंस के हैं बाबू, ठीक है। अगला की अगर बात करें, यानी हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के हो गए, हाँ पॉलिटिकल साइंस, ये तो था ही, हाँ डबल हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इकोनॉमिक्स है। उसके बाद क्या है बाबू, इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि इसे हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है ना। यानी कि अर्थशास्त्र में हम लोग को क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास, ठीक है। हमारी अर्थव्यवस्था में विकास कैसे होता है आज के समय में, कैसे हुआ था बीते हुए समय में, और आने वाले समय में कैसे हमारा विकास होगा, उसके बारे में हमें इसी में पढ़ना है। यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में, इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा नंबर चैप्टर, राज्य एवं राज्य की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय, यानी कि राज्य के बारे में पढ़ना है और हमारे देश की आय के बारे में भी पढ़ना है। यानी प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति का आय निकाला जाता है, और एक व्यक्ति का आय जितना होता है ना, पूरा जनसंख्या से उसमें गुना करके और पूरे देश के आय के बारे में समझ लिया जाता है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, ठीक है। अगला है मुद्रा बचत एवं साख। मुद्रा का मतलब होता है रुपए पैसे, बचत का मतलब होता है हम जितना उसको बचा लेते हैं, और साख का मतलब क्या होता है, उसका ब्रांच होता है। इस सब का एक ब्रांच होता है साख, ठीक है। ब्रांच यानी कि इसके ब्रांच कितने हैं, उसके बारे में हमें तीसरा नंबर चैप्टर में पढ़ना होता है। उसके बाद है हमारी वित्तीय संस्थाएं। हमारी वित्तीय संस्था यानी कुछ संस्थाओं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं, हमारी रोजगार कैसे हैं और उसकी सेवाएं हमें कैसे मिल पाती है, यानी सर्विस उसका कैसे मिल पाता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे वैश्वीकरण। छठा नंबर चैप्टर में वैश्वीकरण पढ़ेंगे, यानी दुनियादारी के बारे में पढ़ना होगा कि दुनिया में वृद्धि कैसे हो रहा है, दुनिया में अभी क्या चल रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। सातवां नंबर चैप्टर में पढ़ना है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। किसी भी चीज के बारे में जो है हम जिसका यूज करते हैं उसका संरक्षण कैसे कर पाएंगे, उसके बारे में बाबू हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, सातवां नंबर चैप्टर में। इकोनॉमिक्स के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट का अर्थ होता है आपदा प्रबंधन, ठीक है। हम आपदा प्रबंधन की परिभाषा भी बताएंगे, आपदा प्रबंधन के प्रकार भी बताएंगे। उसके पहले प्यारे बच्चे हम लोग समझेंगे, इसके पहले चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय, यानी सबसे पहले इसका परिचय हम लोग लेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। इसमें क्या क्या आता है, बाढ़ एवं सुखाड़, बाढ़ एवं सुखाड़, ठीक है। उसके बाद है प्राकृतिक आपदा एवं निबंधन। इसमें आते हैं भूकंप एवं सुनामी, ठीक है। बाढ़ तो समझिए रहे हैं कि नदी का जल स्तर जब अपने सामान्य स्तर से उठ करके अगल बगल के इलाकों में फैल जाते हैं, उसे बाढ़ कहते हैं, ठीक है। सुखाड़ का मतलब समझिए रहे हैं, जल के बिना जो है अगर फसल जल जाते हैं तो उसे कहते हैं सुखाड़। उसके बाद है भूकंप, पृथ्वी का हिलना, सुनामी, समुद्र तल्ली का हिलना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सभी हम बताएंगे, ठीक है, एक एक करके पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद चौथा नंबर में जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन यानी कि किसी भी आपदा से हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे, इसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पांचवा नंबर चैप्टर आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, ठीक है। आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था को किस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, संचालन करेंगे, उसके बारे में इसमें पढ़ना है। छठा नंबर है आपदा और सह अस्तित्व, ठीक है। आपदा का अस्तित्व कैसे रहता है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सुरक्षित सड़क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन में ही, ठीक है। चलिए बच्चे, इसके बाद मेरा जब भी क्लास होगा, चाहे रिकॉर्ड वीडियो हो, रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से हो, चाहे लाइव के माध्यम से हो, इसके बाद आप लोग को हम बताने वाले हैं संस्कृत का पूरा सिलेबस, ठीक है। संस्कृत का सिलेबस बहुत कम ही है, उसका ग्रामर भी बहुत कम है,
और उसमें जो है कि आपके बुक में भी मंगलम से शुरू करके और लास्ट तक चैप्टर के बारे में समझा देंगे आपको। और इसके बाद समझिए कि संस्कृत का जैसे ही हम लोग सिलेबस खत्म करते हैं, उसके बाद लेकर के आएंगे आपको इंग्लिश का सिलेबस आपको बताएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश और संस्कृत दो का ही सिलेबस रह गया अभी। और यहाँ पे अगर बात किया जाए, आइए बाबू हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अभी मैंने मैथ को स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना, ठीक है, मैथ तो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद साइंस भी हमने स्टार्ट कर दिया है, साइंस भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है अभी दो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हिंदी का भी सिलेबस दे दिए हैं, हिंदी का भी सिलेबस दे दिया गया है। अब बाकी है चौथा नंबर में आपको संस्कृत, संस्कृत हो गया। आज ये सोशल साइंस का क्लियर हो रहा है, सोशल साइंस, सोशल साइंस का आपका हो गया ये। उसके बाद छठा में आपको इंग्लिश का, इंग्लिश, ये सोशल साइंस का समझिए हो गया है ना, हिंदी का भी हो गया है। अब बाकी है ये संस्कृत का भी नहीं किए हैं और इंग्लिश का नहीं किए हैं। ये दोनों जो है ना बहुत जल्द आपको क्लियर करवा देते हैं और सिलेबस हम लोग का क्या हो जाएगा, सिलेबस डिस्कस एक दिन समाप्त होगा। यानी दो के बाद, संस्कृत और इंग्लिश के बाद सिलेबस डिस्कस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को लेकर के आएंगे और आप लोग के प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष रूप से आपको जो है क्लियर करवाएंगे एक एक टॉपिक को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये सारा जो है टॉपिक आप लोग एक एक करके अच्छे से समझ लिए और ये रहा हम लोग का सिलेबस डिस्कस, आज समाप्त हो रहा है सोशल साइंस का। तो आप लोग अच्छे से उम्मीद करते हैं कि सभी जो है सिलेबस को समझ चुके होंगे। तो चलिए फिर आते हैं, इसके बाद हम लेके आएंगे संस्कृत के सिलेबस को, ठीक है। तो जितने भी बच्चे अभी अभी क्लास को देख रहे हैं, दिल से सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो भी बच्चे नए नए देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक